हेलो बच्चों, मेरा नाम विक्रम सिंह और स्वागत है आप लोगों का मेरे मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल के अंदर। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करें। हम लोग यहाँ 2026 राजस्थान बोर्ड का पूरा मैथ्स का पेपर कैसा आने वाला है उस पूरे को सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप अगर पूरा 80 में से 80 नंबर लेकर के आना चाहते हैं तो ये वीडियोस जरूर देखें। बहुत छोटे वीडियोस हैं, आधे आधे घंटे के वीडियोस हैं, आधे आधे एक एक घंटे के वीडियोस मिला के कुल 8 से 10 घंटे के वीडियोस होंगे। ये सारे वीडियोस आपको 80 में से 80 मार्क्स दिला के ला सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना। जैसे मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 1 की, तो आपका चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। तो रियल नंबर में अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरीके के जो क्वेश्चन थे कि प्रूव करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे प्रूव वाले, √2 इज इरेशनल नंबर। लेकिन अभी इस बार ये बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बच्चे बहुत याद कर रहे हैं, इनको रटने में लगे हुए हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। 3 + 2 √5 और इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन रटने में लगे हुए हैं, पर ये आएगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा जो गैप है वो यही है, हमें ये पता ही नहीं होता हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। आप लोगों का राजस्थान बोर्ड का पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेट है। उसमें आप लोगों को दे रखा है यहां पर कि फर्स्ट चैप्टर में क्या आ रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर हम बात करें तो MCQs आ रहे हैं 2 और 2 आ रहे हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। और कहां आ रहे हैं मैं आपको यही बता देता हूं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम्स में, उसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन होगा 1-1 मार्क्स में MCQs में। और जो थर्ड क्वेश्चन आपका आ रहा है उसका भी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। ये एक मतलब कुल मिलाकर के अगर देखें तो 1 + 1 + 1 + 1 4 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। और 4 मार्क्स का ही चैप्टर है। जो 4 मार्क्स आपके यहां पर हैं, 4 आउट ऑफ 4 आपके पूरे 4 में से 4 कवर हो जाएंगे। अभी आप हम लोगों को देखना है कि इसे स्टार्ट मतलब क्या पढ़ना क्या है। तो आप लोग अगर देखें आपके चैप्टर में 1.1 एंड 1.2 दो हैं, मतलब 1.2 मैंने आपको बताया नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है 1.1 में क्या 1.1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो पढ़ेंगे हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो पहला MCQ है आपका वो यहीं से आने वाला है। पहला MCQ फर्स्ट का जो फर्स्ट MCQ है वो यहीं से आने वाला है, रेशनल इरेशनल में से। अगर हम बात करते हैं कि आपका सेकंड MCQ की, कि सेकंड MCQ कहां से आने वाला है, तो वो आने वाला है HCF एंड LCM में से, केवल आपको HCF LCM में से। अगर हम बात करें कि थर्ड वेरी शॉर्ट का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहां आने वाला है, तो थर्ड जो वेरी शॉर्ट है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो भी HCF एंड LCM से ही आने वाला है। और बात करें हम इसके वेरी शॉर्ट आंसर के सेकंड क्वेश्चन की, तो ये आने वाला है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से। चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं कि प्राइम फैक्टर, मतलब आपको कुल मिलाकर के इन ही टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। एक आध टॉपिक्स और हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जैसे कि कंपोजिट नंबर, वो प्राइम के साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एंड डिजिट 0 वाले क्वेश्चंस हैं कि एंड डिजिट 0 कब हो सकती है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। और बाकी हमें कुछ नहीं पढ़ना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोगों का पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। सारा हमें पढ़ने की, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम स्टार्ट करते हैं ऐसे शुरुआत से, चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से क्या है, पूरे जो आपके चैप्टर्स हैं 80 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आप पता है किस तरीके से कहां से क्वेश्चन आएंगे, और वही मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर में हम लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बताया किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें देखने हैं। तो रियल नंबर को देखते हैं। रियल नंबर होता क्या है, ऐसे जो भी नंबर जो रियलिटी में हैं इस दुनिया में वो सब रियल नंबर होते हैं। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर प्रेजेंट हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए हैं वो सारे नंबर रियल नंबर हैं। हम नंबर लाइन पे √2 को भी रिप्रेजेंट कर पाए थे, 1/2 को भी रिप्रेजेंट कर पाए हैं, 3 को भी रिप्रेजेंट कर पाए, तो ये सभी नंबर रियल नंबर हैं।
कौन से नंबर है जो रियल नहीं है? नॉट रियल की अगर मैं बात करूं तो नॉट रियल हैं ऐसे नंबर जो माइनस में है, उनका रूट है, माइनस में नंबर है उस पर रूट लगा हुआ है, ये नॉट रियल हो गए। -3 का रूट, -4 का रूट, माइनस का कोई नंबर हो उस पर रूट लग गया तो ये नॉट रियल हो गए। अब हमें बात करनी है रियल नंबर की, हमारा जो चैप्टर है वो है रियल नंबर, तो रियल नंबर की बात करते हैं। तो रियल नंबर्स देखें तो दो नंबर्स में बट गया, एक तो हो गया रेशनल नंबर और एक हो गया आपका इरेशनल नंबर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एमसीक्यूज में। क्या होते हैं रेशनल नंबर और क्या होते हैं इरेशनल नंबर, समझने की कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर के लिए केवल 3 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि P/Q फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड P and Q are integers, P and Q are integers, and third Q is not equals to 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम देखें कि रेशनल नंबर में इस तरीके के जो नंबर होने चाहिए, यानी कि बात करते हैं 3/5, 3/5 P/Q फॉर्म में है, यहां P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। देखो ये P है आपका और ये Q 0 थोड़ा ही है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 3/5 कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। मैं बात करूं 1/2 की तो P/Q फॉर्म है, ये P हो गया आपका, ये Q हो गया, P/Q फॉर्म है, दोनों इंटीजर्स भी हैं और Q आपका 0 के बराबर भी नहीं है बिल्कुल। 3 ये भी कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। कौन सी फॉर्म बन गई यहां? P/Q फॉर्म। ठीक है, अगर इसी तरीके से देखें हम 1.5 तो 1.5 भी एक रेशनल नंबर है, पॉइंट हटाया 0 लगाया। 15/10, 5 3 5 2 3/2, तो ये सारे नंबर जो हैं वो रेशनल होते हैं। 1.3333 यानी कि मैं इसको कह सकता हूं 1.3 बार, ये बार वाले नंबर भी रेशनल होते हैं। तो ये सारे नंबर रेशनल होते हैं, तो कौन से नंबर हैं जो रेशनल नहीं होते और उन्हें क्या कहते हैं? वो होते हैं इरेशनल नंबर, और उनके बारे में 2 बातों का ध्यान रखना है हमें। नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। कैसे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर? व्हाट्स द मीन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड व्हाट्स द मीन ऑफ नॉन रिपीटिंग? सबसे पहले इसके लिए टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को समझना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि कोई नंबर रुक गया, टर्मिनेट हो गया। मैंने लिखा 3.5, यहां ये नंबर रुक गया 0.5 के बाद, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग है। और अगर यही नंबर चलता रहता 3.5555 डॉट 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 डॉट, ये टर्मिनेट नहीं हुआ तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बात आती है रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग की, कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे मैंने लिखा 2.3333, तो ये नंबर रिपीटिंग है क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर रिपीटिंग हुआ। ठीक है, अब ये बताएं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? 2.3333 मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग। पर मैंने आपको कहा इरेशनल कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कुल मिला के कोई नंबर मैंने लिखा 3.120 1200 1200, ये नंबर जो है चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। आप देखो 120 पर 1200 है, 120 अगर लेता हूं तो आगे 120 नहीं मिलता, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा। ऐसे जो नंबर हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं और वो इरेशनल होते हैं। इनके एग्जांपल्स अगर मैं देखूं तो कौन कौन से नंबर इरेशनल होंगे? जिनका रूट कंप्लीटली नहीं निकल पाएगा, जैसे √2, √3, √5। अब आप √6 आप लोग देख रहे हैं बीच में मैंने √4 नहीं लिखा,
क्यों नहीं लिखा √4? क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 और 2/1 जो है वो कौन सी फॉर्म आ गई? P/Q फॉर्म आ गई और ये कौन सा नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया आपका। तो √4 जो है जिसका रूट आसानी से निकल जाएगा, कंप्लीटली निकल जाएगा, जिन भी नंबर्स का रूट कंप्लीटली निकल जाएगा वो सब चले जाएंगे रैशनल में और जिनका नहीं निकल पाएगा वो कहां रह जाएंगे? आपके इर्रेशनल में। तो √4 कहां चला गया? रेशनल में। √5 इर्रेशनल है, √6 इर्रेशनल है, √7 ये भी इर्रेशनल है, √8 भी इर्रेशनल है। पर अगर मैं बात करूं √9 की तो √9 रेशनल हो जाएगा क्योंकि √9 को हम लिख सकते हैं 3 और 3 को लिख सकते हैं 3/1। 3/1 को देखें तो P/Q फॉर्म हो गई और P और Q दोनों इंटीजर्स भी हो गए, Q ≠ 0 भी हो गया। तो ये आपको रेशनल इरेशनल अगर समझ में आया हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें कोई खास बात नहीं है, हम लोग देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है आपका कि √5 कैसा नंबर है। तो √5 बताते हैं। अगर हम लोग बात करें कि √5 कैसा नंबर है तो बताओ √5 के इसके 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन में दे दिया आपका कि ये होल नंबर है या रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है या फिर इंटीजर है। तो हम लोगों ने देखा कि √5 जिसका अंडर रूट नहीं निकल पा रहा, देखो आप कौन सा नंबर है? इर्रेशनल। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि ये √5 इर्रेशनल नंबर है। अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन दूसरा देखते हैं 1.121212 ये कैसा नंबर है? तो अब देखो आप ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है, मैं मान रहा हूं कि ये रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है। पर ये 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीटिंग है या नहीं है? तो ये नंबर हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि आप देखो 1 2 1 2 ये बार बार रिपीट हो रहा है, एक जैसे ही आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। इर्रेशनल कब होता? जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो नहीं है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली कंडीशन कहां जाएगी? रैशनल में। तो ये नंबर हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। इसी तरीके से हम लोग और इसके एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो हम लोग देखें 0.34123412 अब ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है। साथ साथ यहां पर ये जो देखें 341 फिर रिपीट नहीं हो रहा, 341 की जगह 3412 341 रिपीट नहीं हो रहा, 341 नहीं आ रहा, 3412 मतलब 341 रिपीट नहीं हो रहा, पहले 341 आया। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होने के कारण कौन सा नंबर हुआ? ये इर्रेशनल नंबर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं कि रेशनल नंबर कौन सा हो सकता है, इर्रेशनल नंबर जो है वो कौन से हो सकते हैं। हाँ तो देखो भाई बच्चों, अब पेपर आपका जो है वो लीक होने स्टार्ट हो गया है। अभी आपको मैंने बता दिया एक क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का था। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपका मिलने वाला है फर्स्ट चैप्टर में वो क्या है, और वो वही का वही आपको परीक्षा में ऐसा के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी देखें एचसीएफ और एलसीएम की हम बात करें तो क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो है वो आपका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मतलब है? यहां पर हाईएस्ट को देख करके सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो मेन वर्ड है इसका वो है कॉमन। कुल मिला के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा 6 and 12, मैं इसका एचसीएफ फाइंड करना चाहता हूं तो क्या करना है मुझे? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। वो सब लोग हम जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 2 से डिवाइड हो रहा है जैसे 6 तो 3 बन जा 3, तो 6 की जो प्राइम फैक्टर आए वो आए 2 × 3 और 12 का जो आया
हमने फैक्टराइजेशन किए तो 2 से 6, 2 से डिवाइड किया हमने, फिर 3 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आया, तो 12 हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी यहां देखें हम लोग पढ़ रहे हैं HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुल मिला के हम यहां कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो यहां 2 कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है। तो अगर हम देखें तो कॉमन तो 2 भी है और कॉमन तो 3 भी है, लेकिन इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर भी कौन है? 6, क्योंकि 6 भी इन दोनों में कॉमन है। अगर हम लोग बात करें ये दोनों 2 की टेबल में भी आ रहे हैं, 3 की टेबल में भी आ रहे हैं और 6 की टेबल में भी आ रहे हैं। 2, 3 एंड 6 तीनों की टेबल में आ रहे हैं। इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर अगर मैं देखूं तो कॉमन फैक्टर तो इनका 2 भी है, 3 भी है और 6 भी। पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की मैं बात करूं, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है, तो वो है 6। तो अगर हम बात करें कि HCF निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल प्राइम फैक्टर कर लेनी है और प्राइम फैक्टर करने के बाद जैसे ही हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे जो सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर मिलेगा हमें वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। मैं इसके साथ साथ ही आपको LCM को ही थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि LCM भी क्यों बताना चाह रहा हूं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। LCM का जो पूरा मतलब हुआ वो हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां पर अगर हम बात करें तो क्या हुआ, ये आपका था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये जो था आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां हम बात कर रहे हैं मल्टीपल की। मल्टीपल अगर मैं बात करता हूं 6 और 12 इनके मल्टीपल की, तो 6 के जो मल्टीपल आएंगे वो आएंगे 6 की टेबल लिख देते हैं। 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, इस तरीके से चलता जाएगा। 12 का अगर देखें तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। तो यहां जो कॉमन मल्टीपल है वो 24 भी कॉमन मल्टीपल है दोनों का और 12 भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है? 12 है, इसलिए हुआ ये LCM 12। फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, दोनों को एक साथ लिख करके जिस तरीके से LCM निकालते हैं 2 3 जा 2 6 जा, 2 से डिवाइड किया और 3 से डिवाइड किया तो मिला 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 12। तो LCM आपको मिला 12। तो ये HCF और LCM की हम बात करते हैं तो ये HCF होता है, ये LCM होता है। मैंने आपको अभी बेसिक इसका एक बार बताया है, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, क्या क्या इसकी कंसेप्ट्स हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ज्यादा समय की बात नहीं है, केवल 2-4 मिनट की बात है, 2-4 मिनट में ही हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखते हैं 2-4-5 मिनट में खत्म कर देते हैं इनके सभी क्वेश्चंस को कि HCF के क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं और HCF और LCM में क्या कंसेप्ट होता है। तो कुछ 2-3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या कि कभी भी 2 नंबर्स के लिए, 2 नंबर्स के लिए HCF इंटू LCM हमेशा इक्वल होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर के। क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन था HCF भी निकाला था हमने। किसका HCF निकाला था हमने? 6 एंड 12 का। क्या आया था 6 एंड 12 का HCF? हमने देखा 6 एंड LCM हमने देखा अभी इन्हीं का 6 एंड 12 का ही, तो वो आया था 12। मैं यहां पे कह रहा हूं जब भी किन्हीं 2 नंबर का HCF या LCM निकालेंगे तो हमेशा उनका HCF और LCM का प्रोडक्ट जो होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी कि बात करें HCF इंटू LCM, तो HCF की जगह मैंने पुट किया 6, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, LCM की जगह मैंने पुट किया 12 क्योंकि LCM आया था 12। यहां लिखा फर्स्ट नंबर 6, सेकंड नंबर 12, 6 इंटू 12 72 और ये भी 72। जरूरी नहीं है ये 6 है तो यहाँ 6 मिले या 12 मिले, लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन इनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल जरूर मिलेगा। तो ये पहली बात है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन इस कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। जैसे आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। क्वेश्चन है आपका, बुक में ही है आपके NCERT में। फाइंड LCM, आपसे क्या कह रहा है वो कि इसका क्या फाइंड कर दो? LCM फाइंड कर दो।
तो होता क्या है, हम लोग अगर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें कि HCF इंटू LCM, तो HCF कितना आया था हमारा, अगर बात करें HCF है 9 मल्टीप्लाई बाय LCM मल्टीप्लाई इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कौन है आपका 306 मल्टीप्लाई बाय 657। मुझे फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है। 9 कहाँ है, मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम बात करें मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, दूसरी साइड में चला जाएगा राइट साइड में, और राइट साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। हम इसे डिवाइड कर देंगे, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 73 से 306 को मल्टीप्लाई किया, 223338, ये आपको LCM मिल गया इन दोनों का। तो इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है छोटा सा बिल्कुल कि HCF of AB into LCM of AB इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, और ऑप्शन दे दिए 4, A प्लस बी के इक्वल होगा, सेकंड A मल्टीप्लाई B के इक्वल होगा, थर्ड ऑप्शन A रेज टू द पावर B के इक्वल होगा, और फोर्थ ऑप्शन A माइनस B के इक्वल होगा। तो अगर हम देखें कि HCF A ऑफ A एंड B, HCF A एंड B मतलब हम HCF किसकी बात कर रहे हैं, A और B का, और LCM भी किसकी बात कर रहे हैं, A एंड B का, तो नंबर कौन हुए वो A एंड B, और वो किसके इक्वल होगा, इनके प्रोडक्ट के, मतलब A मल्टीप्लिकेशन बाय B। तो आपका आंसर आएगा A मल्टीप्लिकेशन बाय B। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस कंसेप्ट के बाद कौन सा कंसेप्ट आता है, इस कंसेप्ट के बाद एक कंसेप्ट आता है कि HCF और LCM इक्वल कब होंगे। HCF और LCM कब इक्वल हो सकते हैं? HCF और LCM केवल एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, जब वो दोनों के दोनों नंबर ही इक्वल हों। मतलब इक्वल नंबर्स के HCF और LCM इक्वल होंगे, यानी 8 और 8 का LCM भी 8 होगा, HCF भी 8 होगा। 6 एंड 6 का LCM भी 6 होगा एंड HCF भी 6 होगा। मगर यानी कि अगर कोई दो नंबर इक्वल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, जैसे 8 और 8, तब ही उनका HCF और LCM इक्वल आ सकता है। एकमात्र कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकता है, जैसे कि पिछले साल कुछ सालों पहले CBSE ने दे दिया था ये क्वेश्चन, तो राजस्थान बोर्ड भी दे सकता है क्या कि HCF फाइंड HCF ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर एंड फर्स्ट कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन होता है, हम देखें तो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2। प्राइम नंबर अगर हम बात करें, फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 2, और फर्स्ट जो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे कि अगर बात करें 2, 3, 5, और कंपोजिट नंबर जो खुद के अलावा भी किसी से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 6 भी कंपोजिट नंबर है, 8 भी कंपोजिट नंबर है, ये सब कंपोजिट नंबर है। लेकिन हम बात करें सबसे छोटा या फर्स्ट कंपोजिट नंबर, अब इन दोनों का HCF निकालना है। इन दोनों का HCF निकालना बहुत आसान है। आपको पता है 2 और 4 में कॉमन क्या आ रहा है, क्या इसका कॉमन आएगा, आपको पता है, साफ साफ बात है, इन दोनों का HCF आ जाएगा 2। लेकिन समस्या कहां आती है, दिक्कत आती है, हमें यही नहीं पता कि कंपोजिट नंबर कौन से हैं और प्राइम नंबर कौन से हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन होगा और फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके HCF LCM के क्वेश्चंस पूछ सकता है। अभी अगर हम बात करते हैं, इसमें एक टाइप और HCF LCM में अगर है तो बचता है, अगर, क्योंकि आप लोग बात करें, आपका जो क्वेश्चन नंबर आने वाला है फर्स्ट और सेकंड, उनमें एक क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड आने वाला है।
नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, आपकी नॉलेज को देखना चाह रहा है बस, वो की नॉलेज आपको कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी ज्यादा है, आप वो केवल आपको देखेगा कि नॉलेज आप क्या रखते हैं क्या नहीं। तो अभी हम बात करते हैं, मैं आपको बता रहा था कि एक बात, आप एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना कि एलसीएम जो है वो मस्ट बी डिवाइडेड होना चाहिए एचसीएफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कभी भी एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से हमेशा डिवाइडेड होना ही चाहिए। अगर एलसीएम एचसीएफ से डिवाइडेड नहीं है, किसी भी कंडीशन में एलसीएम एचसीएफ से डिवाइडेड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एलसीएम और एचसीएफ उसके हैं ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप मैंने कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन ने दे दिया कि कहीं एलसीएम दे दिया किसी क्वेश्चन ने कि 320 एलसीएम है, और एचसीएफ दे दिया कि इसी क्वेश्चन का एचसीएफ 15 है, और आपसे पूछ लिया कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आपको देखना है कि 320 जो है वो डिवाइडेड हो रहा है क्या कंप्लीटली 15 से। अगर ये 15 से डिवाइडेड हो रहा है कंप्लीटली तब तो ठीक है, और अगर नहीं हो पा रहा, देखो रिमाइंडर 5 रह गया, पॉइंट्स लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई नंबर ऐसे हों जिनका एलसीएम 320 हो और एचसीएफ 15। एलसीएम मस्ट बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ, एलसीएम हमेशा डिवाइडेड होना चाहिए एचसीएफ से। तो इसी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब इसमें और क्या बचता है, इसमें और बचता है आपका प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर तो आप लोग सब करना जानते ही हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टर कर दें किसके, प्राइम फैक्टराइजेशन किसके करवा रहा है, मान लो कहते 320 के करो, तो हमने कर दिया साहब प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 2 से डिवाइड किया 160, 2 से डिवाइड किया 80, 2 से डिवाइड किया फिर से हमने 40, फिर 2 से डिवाइड किया 20, फिर 2 से डिवाइड किया हमने तो देखा 10, फिर 2 से डिवाइड किया तो पता लगा आया 5, एंड फिर 5 से डिवाइड किया तो 1। तो 320 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिख देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा सकता है, वो क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है, वो कहेगा कि 320 जो है इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दो। किसकी फॉर्म में लिख दो, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो आपको प्राइम फैक्टर तो तब भी करने हैं, आपको पता लग रहा है 2 कितने टाइम है, 6 टाइम, तो आपने लिखा 2 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर, कोई पावर नहीं है तो 1। और क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता है, क्या कह सकता है कि 320 के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स की, ये देखो 2 और प्राइम 5 जो है वो कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की पावर्स जो हैं, एक्सपोनेंट्स जो हैं, उनका सम क्या होगा। तो अब आपसे इसका सम पूछ लेगा तो आप लिख दोगे सम हो गया 6 + 1 7, पावर्स का सम 7 हो गया। तो बस इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर में से प्राइम फैक्टर्स में से अगर बात करें तो यही पूछ सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और फर्स्ट चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इनमें से ही मिलने वाले हैं। ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया, ये मानो बिल्कुल आखिरी टॉपिक है, इसमें 4 के 4 जो हैं वो आपके मोहर लग जाएगी इसमें। अब 4 की 4 की मोहर लगाने के लिए लास्ट टॉपिक हम लोगों का बच रहा है, और लास्ट टॉपिक हमारा जो बचता है वो क्या बचता है, वो बचता है हम लोगों का 4 रेज़ टू द पावर n, 6 रेज़ टू द पावर n, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों के बुक में दिए हुए हैं। मैंने आपको कंपोजिट का बता ही दिया है, कंपोजिट जो खुद के अलावा भी किससे डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट हो जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है एंड डिजिट 0 से रिलेटेड क्वेश्चन। और वो क्या क्वेश्चन हो सकता है, वो क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ इनमें से कौन का एंड डिजिट 0 हो सकता है। तो आंसर में लिखेगा 2 रेज़ टू द पावर n, सेकेंड आ गया 5 रेज़ टू द पावर n, थर्ड आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर n, और फोर्थ आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर n। अगर इन सब में हम देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर n, ये तो 2 ही रहेगा। हमें क्या चाहिए, एंड डिजिट 0। आप इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं जिनका एंड डिजिट 0 है, जैसे
20 के फैक्टर करेंगे तो हमें पता लगेगा 2 10, 2 से 5, 5 से 1। एंड डिजिट 0 तभी आएगा जब उसके अंदर फैक्टराइजेशन में 2 भी होगा और 5 भी होगा, क्योंकि 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर के ही बनाते हैं 10। लास्ट डिजिट क्या आ जाता है? 0। तो अगर एंड डिजिट हमें 0 चाहिए तो ये मस्त है कि उसमें फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो यहां देखें, यहां ओनली 2 है, यहां ओनली 5 है, यहां 2 है पर 5 नहीं है, और यहां 2 और 5 दोनों हैं, तो 100% इसकी ही एंड डिजिट में 0 आएगा। तो ये एंड डिजिट 0 वाले या एंड डिजिट 5 वाले भी आ सकते हैं आपके पास क्वेश्चन की एंड डिजिट 5 कहां हो सकती है। तो एंड डिजिट 5 के लिए क्या होना चाहिए? फैक्टर 5 होना चाहिए, फैक्टर के अंदर ओनली 5 होना चाहिए और कोई इवन नंबर भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम लोग और थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे बढ़ा करके, कि क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से एंड डिजिट, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इसी तरीके से कि एंड डिजिट 0 किसकी हो सकती है इनमें से। तो एंड डिजिट 0, तो एंड डिजिट 0 की अगर हम बात करें तो किसकी हो सकती है, देखते हैं एक बार। पहला है 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3। सेकेंड है आपका 4 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 25 रेज़ टू द पावर 2। थर्ड है 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 3। और फोर्थ है 5 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 2। अब इन सब में देखते हैं हम लोग, 2 है और 3 है, पर 0 बनाने के लिए 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 नहीं है इसमें। यहां भी 5 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ये देखते हैं 5 है पर 7 है साथ में, तो ये भी नहीं हो सकता। बचाइए, यहां देखो 4 है, 4 के जो प्राइम फैक्टर होंगे उसमें 2 होगा कि नहीं होगा? 4 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा उसके अंदर? 2 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और यहाँ 25 है, 25 के प्राइम फैक्टर्स में भी देखें तो क्या आ रहा है आपका? 5 आ रहा है। तो 2 और 5 दोनों कहां मिले? 1 में, अगर ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 4 में, तो पता लग रहा है ऑप्शन 2 में ही 2 और 5 दोनों हैं, तो एंड डिजिट 0 यहीं आ सकता है। तो यहां तक बात समझ में आई? अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया, आपके 4 में से 4 नंबर जो हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे पक्के हो चुके हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। बुक में भी मैंने आपको बताया, आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ओनली 1.1 और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ही पढ़ना। ये 4 नंबर का आपका पूरा कंप्लीट हुआ मैटर। मिलते हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में। थैंक यू। तो आ गए हम लोग अब चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पर। पॉलिनोमियल्स की अगर आप बात करें, बहुत छोटा चैप्टर है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब देखें हम लोग कितने मार्क्स का है, तो ये चैप्टर भी 4 मार्क्स का है। और क्या क्या क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं, तो इसमें बन रहा है एक एमसीक्यू, एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। दूसरी बात देखते हैं ये कहां आपको मिलेगा। तो एमसीक्यू जो आपको इसका मिलेगा वो मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड एमसीक्यू। वेरी शॉर्ट की अगर बात करें तो ये मिलेगा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड वेरी शॉर्ट। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें तो ये मिलेगा फोर्थ क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन जो मिला करके हैं ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। किस तरीके से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं तो देखते हैं। एमसीक्यू 1 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट आंसर एक जो है वो 1 मार्क्स का, और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का। कुल मिला के 4 नंबर का है। इसमें अगर बात करें ये पहला एमसीक्यू, ये एमसीक्यू तो कुछ है ही नहीं। किस तरीके से पूछ रहा है, आपको कहेगा कि कोई पॉलिनोमियल है px और उस पॉलिनोमियल px में कहेगा कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, नंबर ऑफ जीरोस। क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से यहां लिखा हुआ है px, ये ग्राफ एक्स एक्सिस से कितनी बार गया, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, 3 टाइम पासेस थ्रू हुआ, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ये फर्स्ट के थर्ड पर। अगर हम बात करें
दूसरा एक और क्वेश्चन इसी तरीके से देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये टच करके यहां से ऊपर चला गया तो आप इसे 1 ही काउंट करेंगे, और ये 1 और ये 1, यानी कितनी बार पासेस हुआ, 2 टाइम पासेस हुआ, 2 टाइम टच किया उसने एक्स एक्सिस को, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस आपके मिलेंगे 2। अगर बात करते हैं, ये आप लोगों को ये लो तीसरा क्वेश्चन इसका, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लाइन आप लोगों की ग्राफ लाइन है। अभी हम यहां बात करें कि कितनी टाइम एक्स एक्सिस से पासेस थ्रू हुई ये लाइन, एक बार भी नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहां, 0, यहां एक भी नंबर आप लोगों को जीरोस ऑफ। तो नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें कि देखो यहां देख पा रहे हो क्या आप, ये एक्स एक्सिस से एक बार भी नहीं गया, कौन से एक्सिस से जा रहा है, वाई एक्सिस से जा रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस से जाने के कारण हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस से तो पासेस थ्रू ही नहीं हुआ, एक भी बार पासेस थ्रू नहीं हुआ, मतलब 0 टाइम पासेस थ्रू हुआ, 0 टाइम पासेस थ्रू हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने मिले इसमें, 0। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपका दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो उसका दूसरा क्वेश्चन आता है आपका पॉलिनोमियल्स में से। देखो ये समझते हैं, हम लोग यहां पढ़ते हैं पॉलिनोमियल में भी एक स्पेसिफाई पॉलिनोमियल को, और वो भी कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। यहां ये समझना जरूरी है कि ये a क्या है, तो a है कोफिशिएंट ऑफ x² and b is coefficient of x and c is constant। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन 2 मार्क्स में जो आएगा वो मिलेगा भी, तो पूरा एक बार अच्छे से समझ लेते हैं जिससे दोनों क्वेश्चन हम लोगों के कवर हो जाए। अब ax² + bx + c जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की, लेकिन किसकी फॉर्म में, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में है ये, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट की फॉर्म में है। इसकी दूसरी एक और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो किसकी फॉर्म में, जीरोस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, और क्या होती है वो अगर हम बात करें तो वो होती है x² - α + बीटा मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई प्लस अल्फा बीटा। यहां ये अल्फा एंड बीटा क्या है, ये अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं, यही क्या है आपके जीरोस। और होता क्या है जीरोस किसी पॉलिनोमियल को का, जीरोस क्या होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होती है। ये 9th क्लास में हम पढ़ के आए। अभी हम लोगों को इसमें क्या देखना है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम लोगों का जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप लोगों का होने वाला है, ये किस तरीके का आ रहा है, ये आ रहा है इस फॉर्म में। ये आपसे पूछता है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, कैसे, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आपको जीरोस दे देगा, आपको जीरोस दे दिए 3 और 4। आपका एक जीरो मैंने बताया कौन है, अल्फा है, और एक जीरो मैंने बताया कौन है, बीटा। तो अभी हम लोगों को क्या क्या पूछ लेता है कि पॉलिनोमियल बनाएं, पॉलिनोमियल फाइंड कर दें। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा, और क्या चाहिए, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो कितना हो गया, 3 + 4 यानी 7, और अल्फा बीटा की बात करें तो हो गया 3 × 4 मतलब 12। ये वैल्यूज क्या करनी है आपको, इस आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके अंदर पुट कर देनी है, यानी x² - अल्फा प्लस बीटा, क्या पुट कर देना है अल्फा प्लस बीटा की जगह 7, साथ में क्या है x प्लस, तो प्लस लगाया, अल्फा बीटा वैल्यू पुट कर दी 12, यही आपका आंसर हो गया। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में से इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, क्या कि जीरोस आपको दे दिए -2 और 3, और आपसे कहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, आपकी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। एल्फा कितना है आपका -2 एंड बीटा कितना है 3। अब बात करें हम अल्फा प्लस बीटा चाहिए हमें एक तो, और क्या चाहिए साथ साथ अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस 3 कितना आया 1। अल्फा बीटा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया -6। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1 एक्स अल्फा प्लस बीटा मतलब -6। तो मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6। ये हम लोगों का आंसर हो गया, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, सीधा आपको सम दे दे और प्रोडक्ट दे दे तो वो सीधी वैल्यूज आपको पुट करनी होगी। तो ये आपका क्या हुआ, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इसका क्वेश्चन बचता है एक, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपको अपने एग्जामिनेशन जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर जो होगा उसमें 4th नंबर पर मिलेगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या होता है, फिक्स है ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल। ये मान लो जैसे कि कंप्यूटर जी लॉक कर देते थे ना अमिताभ बच्चन, करोड़ कौन बनेगा करोड़पति में, बिल्कुल लॉक कर लो आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन आएगा ये, और ये क्वेश्चन आएगा कि आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दे देगा, जैसे कि कोई पॉलिनोमियल दे दी उन्होंने 3x स्क्वायर -4 x, और कह दिया कि फाइंड जीरोस, इसके जीरोस फाइंड करवा लेगा एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके लिए आपको केवल 2 बातों का ध्यान रखना है, क्या कि जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। और कुछ नहीं करना, 9th क्लास में ही हम लोग पढ़ के आ गए थे इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को। इसमें अब करना कुछ नहीं है, हमें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देनी है। क्या कर देनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कौन सी टर्म मिडिल में है इसकी, x। और x की अगर बात करें कि कोई भी कॉफिशिएंट जो है x का, कोई कॉफिशिएंट नहीं है यहां। अगर मैं बात करूं x की कॉफिशिएंट बनाने की तो मैंने लिख दिया यहां 1, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका एक ऊपर वाला, तो हमने बना दिया यहां लिख दिया 1। 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। तो आपका ये जो है 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 मिडिल टर्म है 1, हमको इसको स्प्लिट करना है। किस तरीके से स्प्लिट करना है, छोटी सी एक बात समझने की कोशिश करें। आप a और c का मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ रहा है a और c का मल्टीप्लाई, देखें 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई लगाएं, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख दें 3 4 जा 12। ये 12 जो है 3 4 जा 12 आपका प्लस का 12 आया या माइनस का, आप लोग देखें तो आपको पता लगेगा ये माइनस का 12 आया। किसका 12 आया, माइनस का, इसलिए हमने यहां माइनस लगाया और माइनस करने पर लिख लिया हमने बीच वाला ये नंबर। अब हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 12 आए और एक में से दूसरे को माइनस कर दें तो कितना आ जाए 1। ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 12 और माइनस कर दें एक में से दूसरे को तो 1। तो अगर बात करें 12 किस किस की टेबल में आता है, तो 12 हम देखें 6 की टेबल में आता है, 6 2 जा 12। लेकिन 6 माइनस 2 हम करते हैं तो कितना मिलता है 4, मगर हमें माइनस करने पर कितना चाहिए 1। तो हम लोगों ने देखा 4 की टेबल में आता है 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 हम करते हैं तो हमें मिल जाता है 1। इसका मतलब यहां पे हमें पता लगा कि मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट कर सकते हैं किसमें, 4 और 3 में। तो कैसे लिखेंगे इसे, 3x स्क्वायर माइनस 1 को लिख दिया हमने 4 माइनस 3, क्योंकि 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 हो रहा है x माइनस 4। यहां देखें तो ये लिखा 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस मल्टीप्लीकेशन बाय माइनस, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4।
अब क्या करेंगे हम लोग, पेयर बनाएंगे और पेयर बना के कॉमन, इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो कॉमन आ गया x, बचा क्या 3x माइनस 4। यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन ना हो, जिसका कोई नहीं है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो वहां 1, 3x माइनस 4। दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन आ गया 3x माइनस 4, तो बच गया आपके पास x प्लस 1। तो कुल मिलाकर के आपने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी और इसको फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टराइज कर दिया। अब फैक्टराइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड जीरो करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे फॉर जीरोस, और जीरोस फाइंड करने के लिए जो भी आपके फैक्टर्स आए हैं इनको जीरो के इक्वल कर देंगे। देखें, एक बार हमने 3x माइनस 4 को जीरो के इक्वल किया और एक बार x प्लस 1 को जीरो के इक्वल किया। 3x माइनस 4 को जीरो के इक्वल किया, माइनस 4 गया, दूसरी तरफ 4, देन x इक्वल्स टू 4/3। प्लस 1 को उधर लेके गए, प्लस का 1 उधर गया, किसका हो गया, माइनस का। अब आपके यहां ये दो जीरोस फाइंड हो गए, एक जीरो फाइंड हो गया आपका 4/3 और दूसरा जीरो फाइंड हो गया -1। यानी आपका अल्फा तो मिला आपको 4/3 एंड बीटा आपको मिला -1। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना, वेरिफिकेशन करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट क्या क्या होते हैं, तो हम लोगों ने यहां से समझा था कि देखो 3x² माइनस x माइनस 4 में कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। तो a कौन है आपका, x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, वो 3 है। b जो कोफिशिएंट x का होता है कितना है, -1, और जो कांस्टेंट है वो है -4। और आपको रिलेशन भी मैंने बताया था, क्या रिलेशन है इन दोनों का, क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। यहां तक अगर आप लोग पहुंच गए, इतना आप लोगों ने अगर कर लिया तो अब कुछ बचा नहीं है, ये खत्म हो गया है मान लो बस। अब आपको बस वेरीफाई करना है, यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, अल्फा बीटा बी ए सी, इन सब की वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा की अगर वैल्यू पुट करें तो अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, माइनस बी कितना है अगर हम बात करें तो -1 अपॉन ए कितना है आपका 3। अपॉन में कुछ नहीं है, लगाया वही 1, एलसीएम लिया 3, 4 1 जा 4, 4 - 3 1, 1/3। यहां भी देखें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, क्या दोनों इक्वल आए, बिल्कुल। तो इक्वल आए तो ये रिलेशन क्या हुआ हमारा, वेरीफाई हुआ। इधर अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a से भी करना है। अल्फा कितना था हमारा, अल्फा अगर हम देखें तो हमारा था 4/3 और बीटा कितना था -1। c की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी थी -4 एंड a कितना था आपका 3। मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगाया, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, -4/3। यहां तक बात समझ पाए हैं। एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, रिवाइज करते हैं, पूरा एक बार देख लेते हैं। और ये क्योंकि 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपका क्वेश्चन आएगा कि आपको इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी, कहेगा फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जो रिलेशन है इन दोनों का वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। यहां अल्फा और बीटा जीरोस हैं और a b c कोफिशिएंट और कांस्टेंट है। अब हम लोगों को ये रिलेशन बताना है इसका, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाया, मल्टीप्लिकेशन पे हमको 12 चाहिए था, माइनस करने पर 1 चाहिए था, तो हमें पता लगा 4 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। मिडिल टर्म में जो 1 था उसको हमने लिख दिया 4 - 3x² एज इट इज, माइनस मल्टीप्लाई हुआ 4 से तो -4 मल्टीप्लाई बाय x -4x, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई x 3x -4। इन दोनों में अगर हमने कॉमन निकाला पेयर बना के, तो फर्स्ट में कॉमन आया x, बचा 3x -4, यहाँ 1 कॉमन आया और बचा 3x -4। दोनों में कॉमन देखा तो आया 3x -4, बचा x + 1। इनके जीरोस फाइंड करने हैं इसलिए इन दोनों को लिया और 0 के इक्वल कर दिया। -4 उधर गया, 3x = 4 मिला, हमें x की वैल्यू चाहिए 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया। इसी तरीके से +1 उधर गया तो x की वैल्यू आ गई -1। ये जो 2 वैल्यू आई है हम लोगों की x की, यही हमारे
जीरोस हैं। एक जीरो हमारा अल्फा है और दूसरा जीरो हमारा बीटा है। अल्फा कितना है हमारा 4/3 एंड बीटा कितना है हमारा -1। अब हम लोगों ने क्या किया, वेरीफाई किया किसको, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या पुट की हमने 4/3 एंड बीटा की वैल्यू क्या थी -1। इसी तरीके से -b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमें पता लगा ये भी 1/3 और ये भी 1/3। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई किया -4/3। c/a, c और a की वैल्यूज भी पुट की, पता लगा ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमारा रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया। ये आपके 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 100% 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4th नंबर पे आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये कुछ नंबर्स जो हैं, ये देखो आपके पॉलिनोमियल्स जो हैं वो कुछ अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप यही होगा। आप लोगों को अगर पता करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आप लोगों को, क्वेश्चंस भी अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को भेज दूंगा। एक बार आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता लगेगा कि कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग डाल रहे हैं, और टेलीग्राम पर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वो मिल जाएंगे। अभी 4 नंबर का ये चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो गया है। 8 मार्क्स 8 आउट ऑफ 8 हमारा जो ये वीडियो है वो 8 आउट ऑफ 8 है, और ये 8 में से 8 दोनों फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के आपने क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, इसमें मोहर लगा दी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।